मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्टिकल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम रेखांकन के प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने रेखाओं के विभिन्न प्रकार एवं उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। इन रेखाओं के साथ के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रेखांकन बनाते हैं। उन रेखांकनों में सर्वप्रथम है स्वतंत्र रेखांकन। किसी भी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रकार जब बनाता है वह स्वतंत्र रेखांकन कहलाता है। इसमें प्रत्येक कलाकार इस विधि से अलग अलग रेखांकन करता है। अर्थात जब कलाकार अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है और उसके मन में स्मृति में उन सब का प्रभाव एकत्रित हो जाता है और तत्पश्चात वह उनका चित्रण करना आरंभ करता है तो उसे स्वतंत्र रेखांकन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका यांत्रिक रेखांकन। ये यंत्रों की सहायता से खींची गई रेखाएं जिनका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता, इसका प्रयोग रूप निर्माण के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में किसी भी वस्तु की मैकेनिकल ड्राइंग बनाई जाए, उसकी लंबाई चौड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए उसे हम कहा जाता है यांत्रिक रेखांकन। तीसरा है स्मृति रेखांकन, यानी पूर्व में देखे गए रूप को का स्मृति के आधार पर किया गया चित्रांकन स्मृति रेखांकन कहलाता है। चौथा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। इसमें हमें जैसा दिखाई देता है वैसा ही बनाने का प्रयास होता है। रेखाओं की सहायता से छाया प्रकाश तथा क्षय वृद्धि को दर्शाया जाता है। अधिकांश तौर पर चित्रकला के विद्यार्थी को चित्रकला कक्ष में सामने किसी वस्तु को रखकर उनका चित्रण की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसमें जैसी वस्तु वहाँ रखी हुई है वैसी की वैसी हमें हूबहू बनानी होती है। उस पर पड़ने वाले छाया प्रकाश एवं क्षय वृद्धि को भी उसमें दर्शाया जाता है, तभी उस वस्तु की प्रतिरूप हम कागज पर उतार पाते हैं। उसे प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहते हैं। पांचवा है सीमांत रेखांकन। प्रकृति एवं वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती, बल्कि छाया प्रकाश के कारण हमें रेखा का आभास होता है, जबकि ये केवल आकार बोध रेखाएं होती हैं। इन्हें सीमांत रेखांकन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपका चेहरा जिस पर कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन जब एक कलाकार किसी व्यक्ति का चेहरा बनाता है तो वह आँख, कान, नाक एवं मुंह की लंबाई चौड़ाई को रेखाओं के द्वारा आकारबद्ध करता है, तो इसे सीमांत रेखांकन कहते हैं। छठा है सांकेतिक रेखांकन। चित्र भूमि पर अंतराल यानी स्पेस और वस्तु के आयतन यानी गहराई या मोटाई को जानने के लिए यह रेखांकन किया जाता है। इस प्रकार से सक्रिय एवं सहायक अंतराल का बोध होता है। सक्रिय एवं सहायक अंतराल का तात्पर्य है कि जो वस्तु आपने प्रमुख रूप से बनाई है वह मुख्य वस्तु है और तथा उसकी सहायता हेतु अन्य चीजों को उस खाली स्थान में अगर आपने बनाया है तो वह उसकी सहायक अंतराल कहलाती है। सातवां है प्रकृति रेखांकन। प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों, फूल फल आदि का अंकन उसमें आता है। इसमें पत्तों को ताजा एवं सुखाकर अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन की एक शैली है जिसमें प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों को या उनकी टहनियों को बनाने की प्रैक्टिस की जाती है। उन पत्तों को ताजा रूप में और सुखाकर भी उनका चित्रांकन किया जाता है।
8वां है वस्तु रेखांकन। वस्तुओं के एक समूह को सम्मुख रखकर उसमें से कुछ वस्तुओं का संयोजन करना वस्तु रेखांकन कहलाता है। इसमें पास एवं दूर की वस्तु का रेखांकन गहरे तथा दूर की वस्तु का रेखांकन हल्के चित्रित किया जाता है। पूर्व में जहाँ हमने प्रतिरूपात्मक रेखांकन के बारे में बात करी थी, यह लगभग उस जैसा ही रेखांकन है। यहाँ पर वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है और उन्हें उनके नज़दीक और दूरी के आधार पर गहरा और हल्का चित्रित किया जाता है। इसे हम वस्तु रेखांकन कहते हैं। तो इस प्रकार से रेखांकन रेखा के ज्ञान के द्वारा एक कलाकार रेखांकन की क्रिया को अपनाकर एक सुंदर चित्र का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद।